आज के आपके करंट अफेयर्स 23 जून 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर कल के दिन भी था आज वैसा सही करंट अफेयर आगे भी है। वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर सैंपलिंग प्लांटेड। तो दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट लगाया गया है आपका नॉर्थ ईस्ट में, मतलब असम में लगाया गया है ये वेरी स्पेसिफिक गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये एक और डेवलपमेंट है इंडिया में कि दुनिया का सबसे पहला रबड़ प्लांट हमने लगाया है। रबड़ प्लांट को पानी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? सर ज्यादा सर। धूप कैसे चाहिए? मॉडरेट शायद, या फिर नहीं भी। धूप भी ज्यादा चाहिए। रबड़ जो प्लांट है ये इक्वेटर के पास उगते हैं वैसे। ठीक है, तभी इंडोनेशिया जो है ना वो सबसे बड़ा मेकर है रबड़ का। ठीक है, क्योंकि वहां पे इसके बहुत बड़े बड़े जंगल हैं इंडोनेशिया में। तो इसके कारण अब इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस करके इन्हें और कंडीशंस के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन के लिए इन्हें एडजस्ट करके नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया है। तो दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट यहाँ पे लगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कोल्ड कंडीशन भी सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, वैसे जो नहीं सरवाइव करते। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? ये बेसिकली जिनका डीएनए चेंज किया जाता है इंजीनियरिंग के थ्रू, जहां से ये चीजें उसके मुताबिक एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कोई भी नया ट्रेड प्लांट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई एनिमल में भी तुम कोई भी डिजायर्ड ट्रेड चाहते हो, लेट्स सपोज फ्यूचर में ये भी देखा जा रहा है कि ह्यूमंस के अंदर हम ये जेनेटिक्स भी फीड कर पाएंगे कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो ही ना। हम अपने जेनेटिक्स को इस तरीके से प्रोग्राम कर देंगे कि कैंसर क्योंकि खुद ही बॉडी के अंदर ग्रोथ है, वो जो कैंसर कॉजिंग कुछ डीएनए प्रोग्रामिंग होती है वो एलिमिनेट ही कर देंगे, तो कैंसर खत्म होता है। उसके अलावा जो बहुत कॉमन बीमारियां इंसानों को लगने के चांसेस होते हैं उनके पहले से ही अंदर इलाज डीएनए में ही डाल देंगे ताकि वो कभी बीमारियां हो ही ना। तो इंसान आगे जाके आर्टिफिशियली बनने वाले हैं इस तरीके से कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम जो चाहते हैं, जो बीमारियां ना हो, वो पहले उनका इलाज उसके अंदर डालें। ठीक है, दूसरी साइड पे इसका ये क्रिटिसिज्म भी होता है कि अगर इसे इंसानों पे लगाया गया तो कहीं रेशियल प्रोफाइलिंग ना करने लग जाए। ठीक है, रेशियल प्रोफाइलिंग के जैसे अमेरिका में लगा लो कि जो ब्लैक्स हैं उनकी आबादी धीरे धीरे खत्म ही कर दें। ठीक है, तो किसी भी इसका मिस यूज भी हो सकता है, यूज भी है, दोनों चीजें। अगला है सेंट्रल एशिया। तो आपके अगर आपको अफगानिस्तान की डेवलपमेंट नहीं पता तो थोड़ा सा अफगानिस्तान बारे में आजकल बता दूं क्या चल रहा है। अमेरिका ने छोड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, आपके 11 सितंबर से पहले पहले सारे अमेरिकन ट्रूप्स जा चुके होंगे, नेटो ट्रूप्स जा चुके होंगे। ठीक है, अब अमेरिका के जाने के साथ साथ ही क्या हो रहा है कि आपके अफगानिस्तान में फिर से बहुत बड़े स्केल पे ना जंग छिड़ चुकी है। तालिबान जितना एरिया हो सके उतना एरिया कैप्चर करने की कोशिश करी जा रहा है ताकि उसके पास उतनी ज्यादा पावर आ जाए तो उसे कोई पीस टॉक करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जो तजिकिस्तान के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो भी अब तालिबान के कंट्रोल में आ गई है। इस टाइम अगर तुम अफगानिस्तान का हाल देखोगे, ऑलमोस्ट 50% आपका अफगानिस्तान या तो तालिबान उसे कैप्चर कर चुका है या वो कंटेस्टेड है, यानी कि वहां पे लगातार मुकाबले चल रहे हैं। तो इसके कारण आपकी जो बार बार हर जगह मुकाबले हो रहे हैं, इसके कारण यही थ्रेट है सबसे बड़ा कि किस तरीके से आने वाले टाइम पे वहां पीस एस्टैब्लिश होगी, क्योंकि तालिबान लगातार ग्राउंड गेन करता जा रहा है और ये रियलिटी है। इसी कारण 2 दिन पहले आपका ये भी करंट अफेयर था कि इंडियन गवर्नमेंट तालिबान के ऑफिशियल से क्लोज डोर चोरी छिपे मिलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि
ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है कि जो आज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो बचे ही ना और तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए। तो हम लास्ट टाइम की तरह ये गलती नहीं करना चाहते कि क्योंकि तालिबान, फिर क्या है कि लास्ट टाइम हमने बिल्कुल ही तालिबान को फेवर नहीं किया था, तो वो भी इंडिया के खिलाफ थे, ठीक है। तो हमने अब कंडीशंस थोड़ी सी अलग हैं। तालिबान की तरफ से भी इंटरेस्ट है कि हम इंडिया के साथ बात करें क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट लिवरेज मिलती है। तालिबान की अपनी स्टेटमेंट है कि वो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करते कब वो कर जाए, ठीक है, क्योंकि सामा बिन लादेन चाहे उन्होंने रखा हुआ था, पर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहीं इंफॉर्मेशन, किसी पाकिस्तान के बंदे ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। तो कोई भी चीज हो सकती है, पाकिस्तानी इस पे कहते हैं हम ट्रस्ट नहीं करते, तो वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ बात हो। तो एक कॉमन ग्राउंड वहां पे कहीं दिख रहा है। तो पर अभी जो हमारी पॉलिसी है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील नहीं करते, बात नहीं करना चाहते, इसीलिए चोरी छिपे मीटिंग्स हो रही हैं। पर आपके कतर में प्रॉपर हेडक्वार्टर है आपके तालिबान का, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके प्रॉपर बिल्डिंग है उनकी, वहां पे हेडक्वार्टर है वहां पे तालिबान का। तो किसी ने भी ऑफिशियल मीटिंग्स करनी होती है तालिबान से, वो कतर जाते हैं और कतर में जाके वहां पे बातचीत होती है। ऑफिस है वहां पे, स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान के, प्रॉपर ऑफिस हैं वहां पे तालिबान, सारी दुनिया से बात करने के, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो मैप आज इन एग्जाम आता है वो है सेंट्रल एशिया। ये रहा आपका अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल काबुल, इसकी बॉर्डर टच करती है तजिकिस्तान को, ठीक है। अफगानिस्तान की और किस किस कंट्री को बॉर्डर टच करती है? पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बाद किस कंट्री की बॉर्डर किसे टच करती है, एक तो हमने ये देखना है, ठीक है। किर्गिस्तान की चाइना को टच करती है और तजिकिस्तान की करती है और अफगानिस्तान की थोड़ी सी करती है, ठीक है। इसके बाद इनकी आपस में एक तो चीज हमने ये याद करनी होती है, दूसरा ये जो कैपिटल्स हैं इन्हें नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। जैसे कि अगर इन्हें देखोगे नॉर्थ टू साउथ, बिशेक, ताशकेंट, शानबे और काबुल, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। ईस्ट टू वेस्ट में इस साइड से देखोगे बाकू, अशगाबत, ये दोनों ऑलमोस्ट कोई भी एक आ जाएगा इनमें से, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे काबुल है और फिर बिशेक, ये इस तरीके से अरेंज होगी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो मैं पता होना चाहिए। कैस्पियन सी को टच करने वाली कंट्रीज, ये ऊपर तो रशिया ही है, ये रशिया नहीं है, एक मिनट, ये रशिया होना चाहिए था यहाँ पे, ये सर रशिया रशिया ही होगा। रशिया ही है ये रशिया ही है। ये यहाँ पे बॉर्डर नहीं आनी थी, ये रशिया ही है। ये ऊपर से रशिया आया, यहाँ अजरबैजान, ये ईरान, इस तुर्कमेनिस्तान और फिर से रशिया, कैस्पियन सी को। तो हमें एक पूरा मैप जो भी करंट अफेयर में आता है उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया करो, ठीक है, ताकि वो सारी चीज यहां से याद हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका चाइना, जो आजकल क्रिप्टो करेंसीज के पीछे पड़ा हुआ है। चाइना में बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज पे। उसका वन ऑफ द टारगेट जो बने हुए हैं वो है माइनर्स। माइनिंग होती है बेसिकली, देखो वैसे जो करेंसीज बनती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर आरबीआई बनाता है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इन्हें एक्चुअली कोई भी बना सकता है। तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी ओन करने के दो तरीके हैं, या तो तुम खरीद लो, ठीक है, या तुम माइन कर लो। माइन में क्या होता है कि मैथमेटिकल पजल आती है तुम्हारे कंप्यूटर के आगे, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर को करना होता है, तुम्हें प्रोग्राम डेवलप करना होता है, वो जितना टाइम चलेगा अपने आप वो पॉइंट्स जनरेट करता है। तो लोगों का ये बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया था, क्योंकि बिटकॉइन देख लो, एक बिटकॉइन अगर तुमने एक दिन में भी जनरेट कर लिया 45 लाख के करीब पहुंच गया था, ठीक है। तो उसके लिए लोग फिर क्या करते हैं, माइंस बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़े स्केल पे लोग बिजनेस ही ये करने लग जाते हैं। हाँ मशीन्स है बिल्कुल। तो वो चीजों के ऊपर इस टाइम चाइना में सबसे ज्यादा थी, तो चाइना में अब पूरा क्रैकडाउन चल रहा है, इसी कारण सारी दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनका लगातार प्राइस अब गिर रहा है, ठीक है।
क्योंकि चाइना अब इसे बैन करने को घूम रहा है। चाइना कोई जिनके पास है भी वो क्रैकडाउन पे उतरे हुए हैं। इंडिया भी पता ही है बैन करने की सोच तो खैर 2 साल से ही रहा है, पर अभी तक बैन हुआ नहीं। पर वही बात है कि यही जील के साथ, इंडिया इतनी जील के साथ वैसे करने नहीं वाला, पर इसलिए रिस्की एसेट्स माने जाते हैं क्योंकि अगर बैन हुआ तो सडन ही बैन हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसीज फंक्शन करती हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है कोई भी चीज जो कंप्यूटर में कोड की जा सके, ठीक है, क्रिप्ट की जा सके। अब यहां से ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये कभी भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ ऑनलाइन स्पेस में ही एग्जिस्ट करती है। ये जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से काम करती हैं वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जितने भी दुनिया के कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जो भी, लेट्स सपोज कोई भी कॉइन लगा लो, जैसे ये लगा लो, ईथर लगा लो, ठीक है, बिटकॉइन लगा लो, जो सबसे ज्यादा सुना होगा, कोई भी लगा लो। जो लोग इनमें ट्रेड कर रहे होंगे कुछ भी होगा, और दुनिया भर की ये जो माइंस है ये आपस में सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये एक नेटवर्क बनाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन होनी है, ये सारे कंप्यूटर्स उसे वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। इस कारण फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ओरिजिन यहां से हुआ है, पर अब इसे हर फील्ड में सोचा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही आपकी ट्रांजैक्शंस और हर चीज को बहुत ही सेफ कर देती है और बहुत ही रियल टाइम फंक्शनिंग हो जाती है चीजों। तो इस कारण ये चीजें इसलिए सोची जा रही है। क्लियर है? कोई भी डाउट? किसी टाइप का कोई भी डाउट? सर हमारा भी तो हम एक जो करेंसी हम लोग भी एक लॉन्च की है ना हमारी कंट्री ने भी सर, समवॉट डोजी कॉइन या समथिंग कुछ ऐसे है ना सर? किन्होंने सर? इंडिया ने? हाँ सर, जो हमारे इंडिया में जिसमें हम लोग ट्रेडिंग टाइप का कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, डॉज कॉइन भी इंडिया का नहीं है, वो तो वैसे ही रिसेंटली पॉपुलर हो गया था क्योंकि आपके एलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया था। पर अच्छा वो इंडिया का कॉइन नहीं है, वो भी यूएसए के किसी ने बनाया है। ठीक है बिटकॉइन बनाया किसने? बिटकॉइन को ओनर का किसी को नहीं पता। ओनर का नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, उसका ओनर का नहीं पता, बाकियों का ओनर तब भी एग्जिस्ट करते हैं। बिटकॉइन का कौन जो सबसे पहला कॉइन था वो किसी ने बना के नेट पे प्रोग्राम करके डाल दिया था और वो खुद ही पॉपुलर होता रहा है, ये भी नहीं पता कि उसका एक्चुअल ओनर है कौन। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। किसी और को कोई डाउट? तो ये थे आपके ये